नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए, जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जो परिणाम निकले उसके अनुसार ही जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, वो इन्हीं के जो परिणाम निकले उन्हीं को संशोधित करते हुए लाया गया था। ठीक है, और वो कैसे लाया गया था वो हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले बात की जाए तो जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, यह ब्रिटिश सरकार ने पहली बार इसकी घोषणा कब की, तो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की। ठीक है, घोषित किया कि उनका उद्देश्य भारत में एक कैमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी, इसने पहली बार 20 अगस्त 1917 को ये घोषणा की कि उनका उद्देश्य भारत में एक कैमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। ठीक है, इसके लिए उन्होंने 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया, और जो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम, ये लागू कब हुआ, तो लागू हुआ 1921 में। ठीक है, अब जो भारत शासन अधिनियम था, इसका एक और अन्य नाम से इसको जाना जाता है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जो सुधार, इसका अन्य नाम है। इसमें देखिए, जो मॉन्टेगू थे, ये कौन थे, तो ये लंदन में भारत के राज्य सचिव थे, और जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ये भारत के वायसराय थे। ठीक है, अब इस अधिनियम की हम कुछ विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। देखिए, पहली विशेषता थी कि केंद्रीय व प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान की गई और राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। इसमें क्या किया गया कि कुछ विषयों को छांटा गया और कुछ विषयों पर का अधिकार प्रांतों को दे दिया गया, और कुछ विषयों का जो अधिकार था नियम बनाने का शक्ति, वो केंद्र को दी गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो प्रांत थे उन पर जो केंद्र का नियंत्रण था वो थोड़ा कम हो गया। ठीक है, क्योंकि उनको कुछ विषय दे दिए गए कि इन पर जो प्रांत के विषय थे उन पर प्रांतीय विषय क्या बोलते नियम बनाएगा उन विषयों पर, और जो केंद्र के जो विषय थे उन पर केंद्र नियम बनाएगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि प्रांत पर केंद्रीय नियंत्रण थोड़ा कम हो गया। ठीक है, और इसके बाद ही और दूसरा इसकी विशेषता देख लेते हैं कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषय में नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। जो हम बात कर चुके हैं कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विषय थे, उनकी जो विधान परिषदें थी, ठीक है, तो उनको अपनी सूची के विषय में क्या था, नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी इस अधिनियम के द्वारा। ठीक है, इसके बाद दूसरी इसकी जो विशेषता है उसके बारे में बात की जाए कि इसने, ठीक है, जो अधिनियम आया था, इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त कर दिया। मतलब जो अधिनियम आया, इसने क्या किया कि जो प्रांत के जो विषय थे, ठीक है, पहले तो देखिए केंद्र और राज्य को अलग अलग विषय बांट दिए गए। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या हुई इसकी कि इसमें क्या हुआ कि जो प्रांतीय विषय थे उनको दो भागों में विभक्त कर दिया गया। ठीक है, एक थे हस्तांतरित विषय और दूसरे थे आरक्षित विषय। ठीक है, तो जो हस्तांतरित जो विषय थे उनमें क्या था कि विषयों पर गवर्नर का क्या होता था, शासन होता था। ठीक है, किसके, जो हस्तांतरित जो विषय थे उन विषयों पर जो गवर्नर था उसका क्या शासन होता था, और इस कारण में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है, तो ये हो गए कौन, हस्तांतरित विषय, जिन पर क्या होता था, गवर्नर अपना शासन रखता था और उन मंत्रियों की सलाह लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। और कुछ विषय थे आरक्षित। ठीक है, और आरक्षित में कौन आता था कि इन विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। ठीक है, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। और इस अधिनियम की तीसरी विशेषता थी कि इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रारंभ किया। ठीक है, अब देखिए, पहली बार भारत में क्या हुआ
की द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई, मतलब लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया गया पहली बार, ठीक है, 1919 के अधिनियम द्वारा। और जनता द्वारा क्या होता था, इनको चुना जाता था, मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी प्रारंभ की गई। ये इसकी तीसरी विशेषता थी। इसकी अगर चौथी विशेषता की बात की जाए इस अधिनियम की, तो इसके अनुसार वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, ठीक है, जो वायसराय होते थे उस समय, उनकी जो कार्यकारी परिषद होती थी उसमें जो 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर, ठीक है, कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य था या आवश्यक था। मतलब सोचिए कितनी अच्छी बात थी कि जो वायसराय की जो कार्यकारिणी जो परिषद होती थी उसमें 6 सदस्य होते थे, ठीक है, उन 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़ के, ठीक है, बाकी जो 5 बचे, 5 में से समझ लीजिए आपको 3 भारतीयों को रखना कंपलसरी था, ठीक है। इस अधिनियम की जो 5वीं विशेषता थी कि इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, एग्रो भारतीय और यूरोपियों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया। मतलब जो भारत की ईसाई थे, ठीक है, सिख थे, ठीक है, एग्रो भारतीय थे, यूरोपीय थे, इनके लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई, ठीक है। मतलब अलग से इनका क्या किया गया, इनका निर्वाचन की व्यवस्था की गई कि इनका जो निर्वाचन होगा वो अलग किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ शब्द आए हैं जैसे कि भारतीय ईसाई। तो भारतीय ईसाई कौन थे, तो जो पहले भारतीय थे लेकिन बाद में इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया, ठीक है। एग्रो भारतीय क्या होते थे कि जिनके माता या पिता, ठीक है, जिनके माता या पिता एक कोई भारतीय हो और एक विदेशी हो, तो उनकी जो क्या बोलते हैं, उनकी जो संतानें होंगी उनको एग्रो भारतीय कहा जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसकी जो 6वीं विशेषता थी कि इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किए गए। मतलब इस कानून ने क्या किया, जो संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में, ठीक है, सीमित संख्या में लोगों को मत अधिकार का यहाँ पे अधिकार दिया, ठीक है। इस आयोग की 7वीं विशेषता थी कि इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया। मतलब जो लंदन में क्या था, भारत के लिए एक उच्चायुक्त कार्यालय खोला, ठीक है। अब क्या होता था उस कार्यालय में, क्या होता था कि जो भारत का सचिव होता था उसके द्वारा कुछ कार्य क्या किए गए, इनको सौंप दिए गए, किसको, उच्चायुक्त को, ठीक है। मतलब कुछ काम पहले जो सचिव करता था अब थोड़े बहुत काम वो किसको सौंप दिए गए, उच्चायुक्त को। ये थी इसकी 7वीं विशेषता। और इस अधिनियम की जो 8वीं विशेषता थी कि इसके द्वारा 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई कि 1926 में क्या किया गया कि सिविल सेवकों के लिए, ठीक है, मतलब सिविल सेवकों मतलब मान के चलिए कलेक्टरों के लिए अब क्या था कि भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इससे पहले क्या होता था, जितने भी कलेक्टर के लिए जो एग्ज़ाम दिया जाता था उसके देने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, लंदन जाना पड़ता था, ठीक है। वहाँ पे आप पेपर दीजिए, सिलेक्ट हो गए, फिर आप भारत में कलेक्टर बन सकते थे, ठीक है। लेकिन 1926 में क्या हो गया कि यहाँ पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। मतलब अब क्या है, आपकी पूरी जो प्रोसेस होगी कलेक्टर बनने की वो भारत में ही होगी, आपको लंदन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद इसमें जो इसकी 9वीं विशेषता थी कि इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया, ठीक है। तो ये पहली बार था इस अधिनियम में, एक अच्छी विशेषता थी कि इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकार सौंप दिया, ठीक है। इससे पहले क्या होता था कि देखिए जो बजट बनता था पूरा देश का वो केंद्रीय बजट बनाती थी, मतलब केंद्र बजट बनाती थी। लेकिन अब क्या कर दिया कि केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। मतलब राज्य अपना अलग बजट बना सकते हैं, केंद्र अपना अलग बना सकता था बजट, ठीक है।
और जो विधानसभाएं थी वो अपना अपना बजट स्वयं बनाने के लिए उनको अधिकार सौंप दिया। ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई थी। ठीक है, इसके बाद इसकी जो 10वीं विशेषता थी कि इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आप यहाँ देखिए कि इसका एक और विशेषता थी कि इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जिसका कार्य होगा कि 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। कि मतलब जो हमने सुधार किए हैं 1919 के अधिनियम में, उनके लिए एक समिति गठित की जाए 10 साल बाद, और वो क्या करेगी, जांच करेगी इन 10 सालों में और परिणामों को बताएगी कि भाई इसके ये परिणाम निकले, अच्छे परिणाम आए, बुरे परिणाम आए, कैसे परिणाम आए, वो सब बताती। ठीक है, अब आपको यहाँ पर थोड़ा लिंक करना है कि आपको पता होगा कि एक साइमन आयोग बना था 1927 में। ठीक है, तो वही आयोग था, ठीक है, जो साइमन आयोग था वो यही वाला आयोग था जिसको बनाने के लिए 1919 में कहा गया था कि 10 साल बाद एक आयोग बनाया जाएगा। लेकिन उनने बोला था 10 साल बाद, लेकिन ये तो 2 साल पहले ही बन गया 1927 में, नवंबर 1927 में बन गया था साइमन आयोग। लेकिन बात की गई थी 1919 के अधिनियम में कि 10 साल बाद बनाएंगे, मतलब अगर उसके अकॉर्डिंग चलते तो 1929 में इस आयोग को बनाना चाहिए था, लेकिन 2 साल पहले ही 1927 में साइमन आयोग बना दिया गया। ठीक है, इसका कार्य क्या था कि नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाना, ठीक है, इसके लिए इसका गठन किया गया था। और इसके जो 7 सदस्य था, मतलब इसमें 7 सदस्य थे और उनका अध्यक्ष कौन था इस आयोग का, तो वो था सर जॉन साइमन। ठीक है, सर जॉन साइमन इसके क्या थे, अध्यक्ष थे साइमन आयोग के, और 7 सदस्यीय था। इसका उद्देश्य था कि नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाना, ठीक है, और रिपोर्ट बनाना। अब इसमें क्या था कि जितने भी सदस्य थे, अध्यक्ष हुए, वो सब क्या थे, अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। ठीक है, सब लोग अंग्रेज थे, कोई भारतीय नहीं था। इसलिए भारत के सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसने अपनी रिपोर्ट तो बनाई, बहिष्कार कर दिया लोग बागों ने, ठीक है, लेकिन फिर भी इसने अपनी रिपोर्ट बनाई और 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके बाद क्या होता है कि देखिए, जो आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी थी, तो इसमें क्या था कि आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार, ठीक है, ब्रिटिश रियासतें, जो पहले भारत की रियासतें थी लेकिन उन पर शासन किसका हो रहा था, ब्रिटिश का, तो ब्रिटिश रियासतें और जो भारतीय रियासतें थी, उनके जो प्रतिनिधियों के बीच साथ में बैठकर एक क्या करना था कि चर्चा करनी थी इन आयोग के प्रस्तावों को। इसीलिए 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए लंदन में। ठीक है, अब आपको याद आ गया होगा 3 गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो वो क्यों किए गए थे, क्योंकि जो साइमन आयोग था, इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1930 में। 1930 में वो रिपोर्ट सौंपने के बाद क्या था कि सब लोग आके इस पर क्या किए कि सब लोगों को पता चले कि इसकी रिपोर्टें क्या क्या हैं। ठीक है, क्या इनके प्रावधान हैं, क्या इन्होंने अपने प्रावधान दिए हैं। ठीक है, ये सब प्रस्तावों को उन्होंने बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन किए। पहले गोलमेज सम्मेलन में कोई नहीं पहुंचा, कांग्रेस वगैरह कोई नहीं पहुंचा, बस 3-4 लोग ही गए। अंबेडकर जी पहुंचे और कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। लेकिन दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था उसका क्या किया, उसमें जो कांग्रेस था उन्होंने इसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वो सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले गए। ठीक है, कांग्रेस के बहुत सारे नेता गए थे, गांधी जी गए थे, अंबेडकर जी के गए थे, मदन मोहन मालवीय गए थे, सरोजिनी नायडू गई थी, बहुत सारे लोग गए थे। ठीक है, अब उन वहाँ पहुँचे, उन्होंने बातचीत की और वापस आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इसके बाद इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर, वहाँ पर जो चर्चाएं हुई, तो उन चर्चाओं के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया। अब यहाँ पे एक मिसलिनियस का क्वेश्चन बन गया कि भारत और ब्रिटिश के बीच अगर कोई क्या बोलते हैं कि कोई संधि वगैरह होती है तो वो क्या होता है, एक श्वेत पत्र के माध्यम से होती है। ठीक है, एक श्वेत पत्र। ठीक है, मिसलिनियस में ये आपको मिल जाएगा। तो
एक श्वेत पत्र तैयार किया गया जिसे विचार करने के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रबल समिति के समक्ष रखा गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक श्वेत पत्र तैयार किया और उस श्वेत पत्र को उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश संसद थी उसकी जो संयुक्त प्रबल समिति थी उसके बीच में रखा, उसके पास भेजा। ठीक है, इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधन करने के पश्चात, ठीक है, जो समिति ने क्या किया था कि जो सिफारिशें भेजी थी, ठीक है, कौन सी, प्रबल समिति ने जो सिफारिशें भेजी उनमें कुछ क्या किया, संशोधन करने के बाद भारत परिषद अधिनियम 1935 में उन क्या बोलते हैं, उन जो सिफारिश थी उनको शामिल कर दिया गया। ठीक है, मतलब जो 1919 में देखिए कितना आप लिंक करेंगे कि जो 1919 में जो नियम बनाए गए उनके क्या निष्कर्ष निकले, उन पर बातें हुई, विवाद हुआ, उससे जो परिणाम निकला उनको क्या कर दिया गया, 1935 के अधिनियम में जोड़ दिया गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि 1919 और 1935 का जो अधिनियम है वे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर आया 1935 का अधिनियम जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।